तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, एरोमेटिक, सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक, एरोमेटिक, सब्स्टिट्यूशन, जिसको आप EAS भी बोलते हैं शॉर्ट में, या फिर SEAR। सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक, एरोमेटिक। देखिए, बेंजीन रिंग की खास बात क्या होती है? बेंजीन रिंग या किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की खास बात ये होती है कि अगर आप इसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल डालते हैं तो ये क्या करती है बेंजीन रिंग? बेंजीन रिंग समहाउ अपने किसी एक एच को इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू रिप्लेस कर लेती है। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि देखो एच सब्स्टिट्यूट हुआ है। साथ ही साथ में बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जाकर के काम कर रहा है। ठीक है, तो E प्लस और साथ में देखो काउंटर एनाइन भी रहता है हमारे पास में Nu माइनस, तो H प्लस के साथ में Nu माइनस भी यहाँ पे बनता है। तो ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं कि अगर आप बेंजीन रिंग की रिएक्शन करवाते हो कभी भी E प्लस Nu माइनस है तो आपकी ये चीज बनेगी। ठीक है, अब जरा समझिएगा, इसकी मैकेनिज्म भी होती है। इस रिएक्शन को हम लोग ES का नाम देते हैं। इसकी मैकेनिज्म क्या होगी तो जान लीजिएगा कि ईच EAS हैज 3 स्टेप्स। दुनिया जहान की जो भी EAS आप उठा लीजिए उसमें 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, अब देखिए जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हुआ कि जैसे आपने लिया था क्या, E और Nu का कॉम्बिनेशन था, तो समहाउ क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक करेगा E और Nu के बीच में, तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन कौन लेकर के जाएगा? Nu। तो जैसे ही Nu इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा तो E प्लस बन जाएगा और Nu बन जाएगा। Nu मीन्स न्यूक्लियोफाइल, E प्लस मीन्स इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब यही हमारे लिए मेन स्टेप होगा हर रिएक्शन में। मेन इन द सेंस कि अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होंगे। कैसे वो जनरेट होंगे वो हम लोग इंडिविजुअल रिएक्शन में देख लेंगे। ठीक है, ये हुआ पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल जैसे ये जनरेट हो गया, ठीक, तो पहली चीज ये समझ में आनी चाहिए, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऐसी जगह जाने की सोचेगा जहां इलेक्ट्रॉन की भरमार हो, यानी जहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो। तो वो जाकर के इस बेंजीन रिंग के सामने इलेक्ट्रॉन्स की भीख मांगता है कि दे दो भाई, इलेक्ट्रॉन दे दो, हम बहुत गरीब हैं। इस टाइप से कुछ कुछ बोलता होगा, आई डोंट नो। तो बेंजीन रिंग क्या करती है, वो कहती है अच्छा बेटा तुम गरीब हो, लो। तो वो इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर देती है बेंजीन रिंग ई प्लस को। अच्छा, जैसे ही बेंजीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है ई प्लस को, तो मतलब वो अपना खुद का एक बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। ऐसा नहीं हवा में डोनेट कर दिया, पहले वो अपना एक बॉन्ड तोड़ेगी। अब सोचने वाली बात है कौन सा बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड? तो ऑफ कोर्स हम लोग बोलेंगे भैया पाई बॉन्ड टूटेगा। तो पाई बॉन्ड टूटता है तो लेट्स से यहाँ पर ई लगा दिया हमने। ई का मतलब हुआ हमारा इलेक्ट्रोफाइल ने बॉन्ड बना लिया इस कार्बन से। तो डेफिनेटली बॉन्ड कुछ ऐसा टूटा होगा कि यहाँ माइनस आया होगा और यहाँ प्लस आया होगा, तभी माइनस वाले ने जाकर के प्लस वाले से बॉन्ड बनाया है। ठीक है, तो उसी मोमेंट पे क्या हो जाएगा, जैसे ये ई हुआ और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है अनस्टेबल? तो हम बोलेंगे ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है, तभी तो ये फॉर्म हो रहा है। जरा देखो स्टेबिलिटी इसकी कैसे दिखेगी आपको, शायद आपको दिख रहा होगा, इसके पास रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस, और पीछे भी देखो रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो उसके पास में एक लॉन्गर रेजोनेंस है। ठीक है,
तो वो रेजोनेंस आप ऐसे चाहो तो दिखा भी सकते हो। आप चाहो तो ऐसे रेजोनेंस दिखा भी सकते हो। वंस यू शो रेजोनेंस लाइक दिस, तो आपको शायद दिखेगा कि ये कुछ आपके पास है। ये देखिए, पाई बॉन्ड इस रीजन से इस रीजन तक मूव करेगा। ये जो मैंने डॉटेड बनाया है, इस रीजन में पाई बॉन्ड मूव करेगा, ठीक है, और इतने ही रीजन में प्लस भी मूव करेगा। तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एरीनियम आयन। इसे हम बोलते हैं एरीनियम आयन और सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ बेंजीन रिंग ने सिग्मा बॉन्ड बना रखा है किसी आउटर स्पीशीज के साथ में, तो इसलिए हम इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ओके, इसको नोट करिएगा। मैं इस स्टेप को बोलता हूँ कि बेंजीन रिंग की गलती, या आप इसको बेंजीन रिंग की मिस्टेक बोल सकते हैं, मिस्टेक ऑफ बेंजीन रिंग। भावनाओं में बह करके अच्छी खासी एरोमेटिक बेंजीन रिंग ने अपनी एरोमेटिसिटी को तोड़ लिया है, तो गलती हो गई बेंजीन रिंग से, तो हम इसको बोलते हैं बेंजीन की गलती करने का स्टेप, मिस्टेक कमिटेड बाय बेंजीन रिंग। थर्ड स्टेप होता है आपका डीप्रोटोनेशन, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं रीगेनिंग एरोमेटिसिटी। रिगेनिंग एरोमेटिसिटी। और भैया, कहने वाली बात नहीं है, कहने वाली बात नहीं है। रिगेनिंग एरोमेटिसिटी का मतलब हुआ अब जो मिस्टेक हमने सेकंड स्टेप में की थी, बेंजीनिंग उसे सुधारेगी, तो इसे हम लोग बोलते हैं गलती सुधारो स्टेप, कि आपने जो गलती की थी उसको सुधारा जाए। अब वो कैसे होगा जरा देखिएगा। ये था हमारा एरीनियम कार्बोकेटाइन, ठीक है, यहाँ पे था प्लस। देखो इसी समय मैं आपको एक H दिखाता हूँ, ये H। अब हम इसके H की एसिडिक नेचर के बारे में क्या बोल सकते हैं? What can we predict about the acidic nature of this hydrogen? Can we say it is no acidic at all, or it is acidic, or it is slightly acidic, or it is maha acidic? ओके, चार ऑप्शन हमारे पास अगर आप देंगे कि नॉट एसिडिक एट ऑल, स्लाइटली एसिडिक, या हाईली एसिडिक, और एक आप दे दीजिए महा एसिडिक। तो देखिए, महा सुपरलेटिव का भी सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है, तो ये महा एसिडिक। तो इस एच के बारे में हम बोलेंगे दिस एच इज महा एसिडिक, कि गजब एसिडिक एच है। क्यों? क्योंकि अगर आपने इस एच को निकाल दिया तो तुरंत यहाँ पीछे क्या आ जाएगा? माइनस, और ये प्लस नीचे, ये रहा ऊपर माइनस, तो ये दोनों क्या बना देंगे? बॉन्ड। तो तुरंत बॉन्ड बन जाएगा और आपका एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी। तो इस एच को हम लोग बोलेंगे महा एसिडिक एच। तो इस महा एसिडिक एच के रिमूवल के लिए आपको कोई महा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं चाहिए, आप बहुत आराम से कोई भी फर्जी सा बेस लेके चले आओ, वो भी ये काम कर देगा। जैसे हमारा बेस देखो कौन आ रहा है, ये देखो, ये रहा एनयू। एनयू माइनस बैठा हुआ था, एनयू माइनस आता है, कहता है एच से चलो चले, तो यहाँ जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, और आपके पास कुछ ऐसी चीज आ जाती है। ये लीजिए, ये बन गई आपकी एरोमेटिक सिटी, वापस आ गई बेंजीन की। हम लोग बोलते हैं कि ये स्टेप है डी प्रोटोनेशन। आपका H प्लस निकाल दिया गया है बेंजीन रिंग के वो जो एरेनियम कार्बोकेटाइन था वहां से। नोट कर लीजिए। कहने वाली बात नहीं है, मैं सीधे ही बता देता हूँ, आप भी बता लोगे कि सेकेंड स्टेप जो होगा वो स्लो होगा, और ये जो स्टेप होगा ये फास्ट होगा। इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन आप कहीं भी कर सकते हो, सड़क पे करना चाहो सड़क पे कर लो, कहीं भी करना हो कहीं भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेन रिएक्शन जो स्टार्ट होती है जिसको हम ईएस बोलते हैं, वो
सेकेंड स्टेप से एक्चुअली स्टार्ट होती है। जब इलेक्ट्रोफाइल भी होता है, बेंजीन रिंग भी होती है, तभी जमता है रंग, जब मिल बैठते हैं एलोमेट्रिक रिंग और हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये देखिए, ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिएक्टेंट, यहाँ रिएक्टेंट कौन होगा, बेंजीन रिंग एंड इलेक्ट्रोफाइल। ये आ गए हम यहाँ पे, यहाँ इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट हमारा क्या होगा, एरिनियम एंड कैटायन। साथ में NU माइनस, ये है हमारा प्रोडक्ट। इसको बना लीजिएगा। ओके, चलिए तो हम लोग लिखते हैं, ये एक बार चलिए फिर देख लीजिए। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, ये H को निकालना, जो मैंने थर्ड स्टेप में जो H दिखाया हुआ है, इसको निकालना बहुत आसान है। कोई भी बेस इसको निकाल सकता है, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग और वीक से वीक। तो मतलब हमको इसको निकालने के लिए कोई अलग से अच्छे बेस की जरूरत नहीं है। हमारे सिस्टम में जो भी एनायन होगा या जो भी पोटेंशियल बेस बन सकता है, वो आराम से इस H को निकाल सकता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग लिखते हैं देयर आर बेसिकली 4 ES। ये 4 टाइप की ES आपकी हैं यहाँ पे। जल्दी जल्दी से देखते हैं। नंबर 1 है हेलोजिनेशन। नंबर 2, हेलोजिनेशन में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, दैट इलेक्ट्रोफाइल इज नथिंग बट इट इज योर X प्लस। ऐसा लगता है कि X प्लस हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। X कैन बी Cl और Br। X कैन बी Cl और Br, इन दोनों में कुछ भी हो सकता है। ओके, दूसरी होती है, उसे हम बोलते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है आपका NO2 और यहाँ पर प्लस। फिर एक आता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल होता तो है SO3, बट appears as SO3H प्लस। होता है SO3 है, लेकिन लगता है जैसे कि SO3H है। फोर्थ, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ऑफ कोर्स आपको मालूम है इसमें दो होती हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो R प्लस होता है। R प्लस मीन्स कार्बोकेटाइन। और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, दैट इलेक्ट्रोफाइल इज R≡C≡O प्लस। इसे हम बोलते हैं एसाइलियम। तो ये बेसिक मैंने लिख दिया। अब हमें देखिए करना क्या है। बस जब भी हमें हम चारों रिएक्शन देखेंगे, इनके रिएजेंट होंगे ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ। बस हमें क्या करना है, इन रिएजेंट्स को पहचानना है कि अच्छा तुम बेटा तुम रिएजेंट हो, अच्छा नाइट्रेशन के रिएजेंट हो। तो हम लोग सीधे क्या करेंगे, बेंजीन रिंग से E प्लस चिपका देंगे। E प्लस यानी कि नाइट्रेशन में NO2, हेलोजिनेशन में X प्लस यानी क्लोरीन ब्रोमीन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में
फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में कार्बोकेटाइन लगा देंगे, एसाइलेशन में एसाइलियमाइन लगा देंगे। ठीक है, चलिए वन बाय वन जल्दी जल्दी से सबको देखते हैं। तो पहला है हेलोजनेशन। हेलोजनेशन में देखिए आप लोग कौन कौन से रिएजेंट्स का यूज कर सकते हैं। जब भी बेंजीन रिंग की रिएक्शन X2 इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड करवाई जाती है, तो इस रिएक्शन में हम बोलते हैं कि ये हमारे हेलोजनेशन हो रहा है। ठीक है, क्या क्या आप ले सकते हो लुईस एसिड की जगह पे? लुईस एसिड में आप ले सकते हो AlX3, बहुत कॉमन है। आप चाहो तो FeX3 भी ले सकते हो, आप चाहो तो BF3 भी ले सकते हो, आपका मन करे तो आप ZnX2 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये सभी लोग ये सभी लोग या फिर आप चाहो तो इन पूरे कॉम्बिनेशन की बजाय X2 के साथ में एल्यूमिनियम या फिर आयरन मेटल का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, होता क्या है यहाँ पे कि X2 और जो आयरन है या एल्यूमिनियम है, वो पहले मिलकर के ये बना देते हैं, फिर ये AlX3 हमको लुईस एसिड हो जाता है और रिएक्शन होती है। ये पूरा कॉम्बिनेशन हमको जनरेट करके देता है X+ समहाउ। ये पूरा कॉम्बिनेशन हमें X+ प्रोवाइड करता है पूरा। आइदर ये नम इसको 1 बोल दीजिए और ये 2 बोल दीजिए, दोनों ही लोग हमको सेम चीज जनरेट करके देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैं लिख रहा हूँ, जैसे ही हमको X+ मिलेगा, हमें करना क्या है, बस बेंजीन रिंग को उठाना है, उसमें कहीं भी X को चिपका देना है। ठीक है, और साथ में क्या बनता है HX, साथ में क्या बनता है HX। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ छोटे से एक लाइन लिख लीजिएगा कि हेलोजिनेशन रिफर्स टू क्लोरीनेशन ऑब्लिक ब्रोमिनेशन। मतलब अगर आप हेलोजिनेशन बोल देते हो बेंजीनिंग में, तो ये ऑब्वियसली आपके क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन को ही बताता है। हम लोग आयोडीनेशन या फ्लोरीनेशन इतनी आसानी से नहीं करवा पाते हैं जैसे करवाना चाहिए था। ये हम लोग क्यों नहीं करवा पाते, हम लोग देखते हैं आगे। इसकी मैं जल्दी से मैकेनिज्म लिख देता हूँ आपके लिए। देखो मैं मैकेनिज्म में सिर्फ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल लिखूंगा, एक बार बोलोगे तो अटैक भी दिखा दूंगा, अदरवाइज हर बार एक ही चीज होनी है। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, बेंजीन रिंग पे अटैक होगा, फिर H+ को निकाल दिया जाएगा, हर बार यही होना है। ठीक है, तो मैकेनिज्म, बट हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना आना चाहिए और समझना चाहिए कि ऐसे ही क्यों हो रहा है। अब देखिए मान लीजिए आपके सामने X2 है और लुईस एसिड है। ठीक है, लुईस एसिड को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इसके पास में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और मजे की बात हमारे ये जो बंदा है इसके पास में लोन पेयर की भरमार है। ठीक, अब क्या होगा, X अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा एल्यूमिनियम को, तो उससे होगा कि हमारे पास देखिए कुछ ऐसी चीज आएगी। ठीक, एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो एल्यूमिनियम के ऊपर माइनस आएगा, X ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, X के ऊपर प्लस आएगा। ठीक है, अब अगर जरा आप गौर से सोचें तो यहाँ पे मैं दो X है मेरे पास, X नंबर 1 और X नंबर 2। इन दोनों X में कोई एक बहुत गरीब हो गया है, 1X इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा X है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा? X नंबर 1 और X नंबर 2, क्या आप बता सकते हैं कि विच X आउट ऑफ 1 एंड 2 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज्यादा? दो X मैंने मार्क कर रखे हैं, X नंबर 1,
and X number 2. Which X will be more electron deficient? ओके तो चलिए ऑफ कोर्स हम बोलेंगे कि जो X नंबर 1 है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, X नंबर 2 पे आपको भले ही प्लस दिख रहा होगा लिखा हुआ, बट वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके ऊपर जो प्लस है वो एक्चुअल में निशानी है उसकी अमीरी की। अमीरी समझते हैं ना, रिचनेस, कि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से उसके ऊपर प्लस है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। इंस्टेड अब जैसे ही इसके ऊपर प्लस आएगा तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, तो एक्स जो है इसके इलेक्ट्रॉन खींचने लग जाएगा और यहाँ आ जाएगा डेल्टा प्लस। तो दिस एक्स इज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, अब देखिए कुछ बुक्स ये दिखाती हैं, ये जो अगला स्टेप मैं दिखा रहा हूँ ये मुझे पसंद नहीं है। वो कहते हैं ये एक्स इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपने, और क्या जनरेट होगा? एक्स प्लस प्लस एक्स एल एक्स थ्री माइनस। वो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके दिखाते हैं। मैं इससे 1% भी एग्री नहीं करता, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक द ऑक्टेट ऑफ हैलोजन। इतनी आसानी से आप हैलोजन का ऑक्टेट ब्रेक नहीं कर सकते। तो इंस्टेड मैं कुछ और दिखाता हूँ। मैं दूसरा स्टेप ये दिखाता हूँ, देखिए दो, फिर अब हमारे पास में सेकंड स्टेप दो टाइप से बन सकते हैं। एक स्टेप ये होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेम देखो बिल्कुल सेम होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। और एक स्टेप ये बन सकता है, ये देखिए, सॉरी सॉरी, एक मिनट रुकिएगा, जस्ट सेकेंड, थोड़ा गलत लिख दिया। हाँ, एक स्टेप ये हो सकता है कि यहाँ पर हमारा ये एक्स हो, एल एक्स थ्री हो, यहाँ माइनस हो, यहाँ प्लस हो, और यहाँ डेल्टा प्लस हो। बेंजीन रिंग गरीब एक्स को देख करके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, कहेगी बेटा तुम्हारे ऊपर क्या दिन आ गए, कभी तुम इलेक्ट्रॉन रिच हुआ करते थे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हुआ करते थे, अब तुम्हारे ऊपर प्लस आ रहा है। तो वो इस एक्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, तब ये एक्स वाला बॉन्ड टूटता है। ठीक है, प्रोडक्ट वही सेम, सब कुछ वही होगा, बट मैकेनिज्म दूसरी हो जाएगा, तरीका दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस को जनरेट करने का। आना यही है, निकल करके देखो, आना यही है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये स्टेप नंबर 1 हुआ, ये स्टेप नंबर 2 हुआ। मैं सेकंड स्टेप में सेकंड वाले को प्रेफर करता हूँ। अब मुझे नहीं अच्छा लगता ये एक्स प्लस जनरेट करना। हेलोजन का ऑक्टेट ब्रेक करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। ओके, चलिए, अब थर्ड स्टेप में बस एक बार ही दिखाऊंगा, देखो। अब सोचने वाली बात है, ये देखिए जरा इसकी ओर देखिए, ये सिस्टम एल एक्स थ्री माइनस और उससे कनेक्टेड है एक्स। ये जो सिस्टम बना है, अब सोचो, कंपेयर करो। पहले ये जो हैलोजन है, जो जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये हैलोजन पहले किससे कनेक्टेड था? अपने ही जैसे किसी हैलोजन से। दोनों चैन की जिंदगी बसर कर रहे थे। ठीक है, बसर करने का मतलब होता है गुजार रहे थे। ठीक है, एक्स की बॉन्डिंग थी एक्स से, दोनों ही न्यूट्रल थे, अच्छे से रहते थे। अब क्या हुआ कि एक्स ने बॉन्डिंग बना ली एल से। एल इज अ मेटल बाय द वे, तो एल्यूमिनियम से मेटल से बॉन्डिंग बनाई है, और देखिए बदले में एक्स को क्या मिला? कुछ नहीं। साथ ही साथ में क्या हुआ कि नेगेटिव चार्ज जब रखने की बारी आई, तो किसने नेगेटिव चार्ज रख लिया? एल्यूमिनियम ने। जबकि एल्यूमिनियम तो एक मेटल है, और दुनिया में एक्स जो है वो बदनाम है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और जब रियलिटी में इलेक्ट्रॉन रखने की बारी आई, तो किसने इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है?
एल्यूमिनियम ने। तो ये बात इस एक्स को नागवार गुरसती है, तो वो क्या करता है कि इस तुरंत बॉन्ड को तोड़ देता है और अपना जनरेट कर देता है एक्स माइनस प्लस AlX3। तो ये लुईस एसिड आपको वापस मिल जाता है। तो लुईस एसिड एक तरीके से कैटलिस्ट था, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो एक्स माइनस है ये भागते हुए जाएगा अपने उसी बंदे के पास, कौन, पुराने एक्स के पास। ये देखो पुराना एक्स कहेगा चलो चलें, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुमसे अपनी दोस्ती तोड़ ली, चलो वापस चलें। बट अब एक्स भी एक बार धोखा खा चुका है, तो वो दोबारा धोखा नहीं खाएगा, कहेगा यार तुम तो यार कभी भी एक्स हमको छोड़ के चले जाओगे। तो वो क्या करता है उसी मोमेंट में, कहता है देखो मैं तो चलूंगा नहीं। तो एक्स फिर माइनस फिर कुछ बदले में से एच से ही बोलता है क्या चलोगे तुम ही। तो बेंजीनिंग कहती है ले जाओ, ले जाओ, क्योंकि जैसे ही तुम इसको ले जाओगे भैया हमारी क्या आ जाएगी वापस, एरोमेटिसिटी। हालांकि एक्स भी जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन बेंजीनिंग ने जबरदस्ती बोल दिया उस एक्स से कि जाओ इसको लेकर के जाओ। तो ये हमारी पूरी कहानी हुई खत्म, ये हमारा बन गया प्रोडक्ट। अब देखिए, अब मैं आगे की जो मैकेनिज्म दिखाऊंगा उसमें मैं सेकंड और थर्ड स्टेप नहीं दिखाऊंगा, मैं सीधे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करूंगा। हर बार यही होना है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, फिर कोई बंदा जाएगा वो कहेगा आ जाओ चलो चलें, एच से कहेंगे चलो चलें तो एच चले जाते हैं साथ में, बस यही कहानी होनी है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। हर बार यही होना है, हर बार। आप चाहो तो पूरा नोट कर लीजिएगा। सेम मैकेनिज्म है, तीनों में चारों रिएक्शन में यही मैकेनिज्म रखती है। आप चाहें तो HOX का भी यूज कर सकते हैं। HOX क्या होता है, HOX आपका कुछ नहीं है, यह है OH माइनस एंड X प्लस। तो मान लीजिए मैं X2 वो क्या कहते हैं X2 लुईस एसिड की जगह HOX लिख देता हूँ, तो घबराइएगा नहीं, सीधे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर दीजिएगा, क्योंकि ये X प्लस आपका जनरेट हो रहा है। दिस X प्लस विल बी योर इलेक्ट्रोफाइल। ओके, आप ICl का भी यूज कर सकते हैं, बट फॉर आयोडीनेशन। आप ICl का भी यूज कर सकते हैं, तो इससे आयोडीनेशन हो जाता है। आयोडीनेशन के लिए एक और चीज हम यूज कर सकते हैं, दैट इज I2 विद ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की जगह पे हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 बहुत यूज किया जाता है, X2 के साथ में HNO3। ये जो कॉम्बिनेशन होता है X2 I2 और HNO3 का, ये हमें I प्लस जनरेट करके देता है, ये बन जाता है इलेक्ट्रोफाइल। हालांकि ये दोनों ही रिएक्शन प्रेफर नहीं की जाती हैं आयोडीनेशन के लिए। आयोडीनेशन के लिए ये दोनों ही रिएक्शन प्रेफर नहीं की जाती हैं। हमारे पास एक दूसरी रिएक्शन है, हम उसके थ्रू आयोडीन को इंट्रोड्यूस कराते हैं। बट क्वेश्चन तो देखो थ्योरेटिकल तो पूछा जा सकता है। तो HOX दिख जाए तो भी X प्लस है इलेक्ट्रोफाइल, ICl दिख जाए तो भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल I प्लस है, I2 और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लग जाए, आप चाहो तो HNO3 की बजाय चाहो तो आप HGO भी यूज कर सकते हो, हैवी मेटल ऑक्साइड। आप चाहो तो PbO2 भी यूज कर सकते हो। कोई ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट दिख जाए तो वो अल्टीमेटली I प्लस जनरेट करके देता है। ठीक है, इनको ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट, सेकंड, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है आपका, जैसे बताया था NO2 प्लस।
जब भी कभी बेंजीन रिंग की रिएक्शन आप करवाते हो किससे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो ये होता है। आप चाहो तो इसकी जगह पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 भी यूज कर सकते हो, बट रिएक्शन थोड़ी पुअर हो जाती है। आप चाहो तो फ्यूमिंग HNO3 भी यूज कर सकते हो। फ्यूमिंग HNO3 में NO2 के फ्यूम्स बाहर निकल रहे होते हैं, ठीक है, तो आप फ्यूमिंग HNO3 भी यूज कर सकते हो, या फिर आप HNO2 और कॉम्बिनेशन विद HNO3 भी यूज कर सकते हो। इतने रिएजेंट्स का आप यूज कर सकते हैं। लास्ट वाला रिएजेंट जो है वो थोड़ा सा स्पेशल है, कि क्या होता है कि अगर आपको याद हो, मैंने थोड़ा सा HNO3 के बारे में HNO2 के बारे में आइडिया दिया था कि HNO2 हो या फिर NaNO2 और HCl हो, तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा जनरेट करके देता है NO+। तो ये हमको NO+ देता है बाय द वे। ये NO+ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बाय whom, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो NO2+ मिलता है। बात समझ में आ रही है? अगर सिर्फ HNO2 लेंगे तो NO मिलेगा, और जब हम उसमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल देते हैं तो HNO3 क्या करता है, वो NO+ को ऑक्सीडाइज कर देता है NO2+ में, ठीक है। तो इन चारों में आप कुछ भी यूज कर सकते हो। इन जनरल फर्स्ट यूज किया जाता है। फिर वही बात होती है, इलेक्ट्रोफाइल NO2+ हो गया, प्रोडक्ट क्या होगा भैया, सीधे बेंजीनिंग में क्या लगा दो, NO2, हो गया, खत्म रिएक्शन। ये है भैया आपकी रिएक्शन नाइट्रेशन। ध्यान रखिएगा, आप HNO2 HNO3 का कॉम्बिनेशन जब लेते हो तो वो पहले NO जनरेट करता है, NO+, फिर वो कॉम्बाइंड हो जाता है आपका NaNO, वो HNO3 के साथ में, और NO2+ बनाता है। चलिए जल्दी से देखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में मैं बस एक ही स्टेप दिखाऊंगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा बाय द वे, आपने क्या क्या ले रखा था, देखिएगा आपने एक ये ली हुई है चीज, ठीक है, H2SO4 लिया है और आपने HNO3 लिया है। आपको शायद मालूम हो, प्रायर नॉलेज हो या आपको, कि H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। अच्छा, एसिड तब तक एसिड नहीं कहलाता है जब तक उसके सामने कोई बेस ना हो। यहाँ बेस कौन है हमारा, ये। अब HNO3 जो है वो रिलेटिवली बेस की तरह एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आपका H2SO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू HNO3, और बेस का काम क्या होता है, H+ एक्सेप्ट करना। तो बेस हमारा H+ एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। जैसे ही एक्सेप्ट करेगा, देखिए हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास में कुछ ऐसी चीज आ जाएगी, ये देखिए। अब शायद आपको समझ में आ रहा हो कि व्हाट इज दिस, दिस इज आवर पोटेंशियल लीविंग ग्रुप। ये हमारा लीविंग ग्रुप है, शायद आपको समझ में आ रहा हो, ये वाटर है, तो भैया वाटर निकल जाएगा। लेकिन जब वाटर निकल रहा होगा, जब वाटर निकल रहा होगा, तो जरा सोचिए, 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 जैसे ही वाटर निकलेगा तो वो अपने साथ बॉन्ड, इस बॉन्ड पेयर के, जो मैं बॉन्ड पेयर दिखा रहा हूं, इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के जाने की कोशिश करेगा। अब जैसे ही इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश करेंगे टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो हमारा जो नाइट्रोजन भैया है बगल वाला, इसका इसका ऑक्टेट टूटने लगेगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन कोई छीन के भाग रहा है। अब जब इसका ऑक्टेट टूटने लगेगा,
तो मेरे ख्याल से फिर आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ऐसा कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसका ऑक्टेट टूटेगा तो धरती में हाहाकार मच जाएगी, क्योंकि बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये। तो उसी मोमेंट पे ये पीछे देखो, ये जो O माइनस है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में उतार देता है, कहता है नाइट्रोजन चिंता ना करो हम हैं। तो एक्चुअली आपका ऑक्सीजन करता क्या है, वो नाइट्रोजन के प्राण बचा लेता है। इसीलिए तो ऑक्सीजन को प्राणदायी हम लोग प्राणदायी बोलते हैं, सुना है नहीं? ऑक्सीजन इज प्राणदायी, प्राणदायी मतलब जो हमको लाइफ देती है। तो ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन को बेसिकली लाइफ दे दी यहाँ पे कि लो बेटा जियो। तो ये आपका पानी निकल जाता है और ये आपका जनरेट हो जाता है NO2 प्लस। अब भैया देखो करना क्या है, NO2 प्लस को सीधे जाकर के लगा दो बेंजीन रिंग में, ठीक। डीप्रोटोनेशन की भी बारी आएगी, ऑफ कोर्स कोई कहेगा कि डीप्रोटोनेशन, तो यहाँ पे दूसरा स्टेप होगा बाय द वे अटैक ऑफ NO2 प्लस। और फिर डीप्रोटोनेशन की जब बारी आएगी तो आप डीप्रोटोनेशन किसी से भी करा सकते हो, आप चाहो तो HSO4 माइनस से करा दो, इस वाले बंदे से, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो कर देगा। ये भी कर सकता है और पानी भी कर सकता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। जल्दी से नोट करिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि व्हाट वाज द यूज ऑफ HNO3 या हाउ HNO3 वाज एक्टिंग हियर। HNO3 वाज अ बेस। अच्छा, HSO4 माइनस जब प्रोटोनेशन कर देगा तो ये H2SO4 एक तरीके से एसिड भी बन गया और एक तरीके से कैटलिस्ट भी बन गया, क्योंकि लास्ट में जाके डीप्रोटोनेशन भी करवा रहा है। उसका कोई भी मॉलिक्यूल एक्चुअल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है लास्ट तक, लास्ट में जाके वो HSO4 माइनस H2SO4 में कन्वर्ट हो ही जा रहा है। तो एक तरीके से आपका एक कैटलिस्ट भी है। ठीक है, चलिए ये हो गई सेकेंड। थर्ड, सल्फोनेशन। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल होता तो SO3 है, लेकिन दिखता है कि SO3H है। तो सीधी सी बात है, प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, SO3 के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा या SO3H के अकॉर्डिंग? तो भैया प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा, SO3H, जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो भले ही SO3 होगा इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन प्रोडक्ट SO3 के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा SO3H प्लस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या क्या है रिएक्शन, रिएक्शन में जल्दी से लिखता हूँ। अगर आप बेंजीन रिंग की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से या फिर फ्यूमिंग H2SO4 से, जिसमें फ्यूम्स ऑफ SO3 बाहर आते हैं, इसको अपन ओलियम भी बोलते हैं। इसको हम लोग ओलियम भी बोलते हैं, H2S2O7। कैसे बनता है वो, जब H2SO4 कंबाइंड होता है SO3 के साथ में, या फिर सिंपल SO3 से रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट के नाम पे कुछ ऐसी चीज आ जाती है। इसको छाप लीजिएगा।
तो देखो लग रहा है जैसे SO3H जा करके लगा है, लेकिन एक्चुअली में SO3H नहीं लगता है, लगता तो SO3 है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कौन है? SO3, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कैसे इलेक्ट्रोफाइल देखिए जनरेट किया जाएगा। अब देखिए ये HNO3 जैसा केस नहीं है, नाइट्रेशन जैसा केस नहीं है। क्यों? क्योंकि नाइट्रेशन में एक स्ट्रॉन्गर एसिड था और एक वीकर एसिड था, तो हमने कह दिया था भैया एक बन जाओ एसिड एक बन जाओ बेस। यहाँ पे क्या है, दोनों एक ही टाइप के बेस है, एसिड है, ठीक है। तो यहाँ मैं ये नहीं कह सकता कौन स्ट्रॉन्गर है कौन वीकर है। तो अब यहाँ पे वो कहानी होगी जो आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाई गई थी, जिसे हम बोलते हैं ऑटो प्रोटोलिसिस। याद है? H2O प्लस H2O क्या बनता था? H3O प्लस OH माइनस। ये आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ाया जाता है। सेम कहानी यहाँ होगी। देखिए इन दोनों में कोई भी एक एसिड बन जाएगा, कोई भी एक बेस बन जाएगा। लेट्स से ये बन गया बेस, तो ये क्या बन जाएगा? एसिड। बेस का काम क्या होता है? H प्लस को किडनैप करना। हो गया किडनैप आपका। ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है, ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है, ये एक्चुअली रिवर्सिबल होगी। क्यों रिवर्सिबल होगी? क्योंकि आप जान रहे हो कि ये ऑटो प्रोटोलिसिस है। ऑटो प्रोटोलिसिस या जिसको सेल्फ आयनाइजेशन भी बोलते हैं, तो ये एक तरीके से आपका ऑटो प्रोटोलिसिस है। ऑटो प्रोटोलिसिस जो होती है वो रिवर्सिबल होती है, ये स्टेप कभी भी वापस लौट सकता है एट एनी मोमेंट। ये देखिए, ठीक है। अब शायद आपको फिर समझ में आ रहा हो व्हाट इज दिस। दिस इज आर पोटेंशियल लिविंग ग्रुप। तो तुरंत यहां से पानी निकल जाता है। जैसे ही पानी निकल रहा होगा तो देखो सल्फर का एक बॉन्ड टूटने जा रहा है, तो सल्फर के अब कितने बॉन्ड्स हो जाएंगे? 5। बट आपको मालूम है कि सल्फर कैन नॉट मेक बॉन्ड्स इन ऑड नंबर्स। सल्फर जनरली बॉन्ड बनाता है इवन नंबर्स में, लेट्स से 2, 4, 6। तो जिस मोमेंट पे वाटर निकल रहा होगा, सल्फर पे कैसा चार्ज आ रहा होगा? पॉजिटिव। उसी मूवमेंट पे ये हमारे जो ऑक्सीजन भैया हैं बगल वाले, ये तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर देंगे। अगेन प्राणदायी। तो हमारे पास देखिए कुछ ऐसी चीज आएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर घबराइएगा नहीं। आपका ये जो H2O है, या ये यहां से आपका H प्लस निकल जाएगा फाइनली, और आपको कुछ ऐसी चीज मिल जाएगी। ये है आपका SO3, यही है इलेक्ट्रोफाइल। गौर करने वाली बात यह है कि ये जो H प्लस निकला है, इसको निकालने का काम आपके पानी और HSO4 माइनस में कोई भी कर सकता है। ये भी इस H प्लस को उठा सकता है, ये भी इस H प्लस को उठा सकता है। दोनों में कोई भी कर लेगा, कोई लोड नहीं। बात समझ में आ रही है? ये आपका जनरेट हो गया इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, डी प्रोटोनेशन होगा, सब कुछ यहीं पे ही होगा, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए, वैसे ज्यादातर डी प्रोटोनेशन करने का काम HSO4 माइनस करता है, वाटर नहीं। ज्यादातर HSO4 माइनस। फिर यानी HSO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2SO4 में। ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। चलिए यहाँ पे एक स्टार लगा दीजिएगा और पॉइंट लिखिएगा। पॉइंट ये है, सल्फोनेशन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन।
ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। जरा देखिए, वही शुरू से ही रिवर्सिबल थी। जब चाहो आपके स्टेप्स पलट सकते हैं, जब चाहिए स्टेप्स पलट जाएंगे। ये शुरू से लेकर के अंत तक इसके स्टेप्स जो होते हैं वो रिवर्सिबल जाते हैं। ठीक है, तो इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, ये ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? ओवरऑल रिएक्शन ये होगी कि बेंजीन रिंग, अगर आप गौर से देखो तो रियलिटी में आपका H2SO4 के एक मॉलिक्यूल ही कंज्यूम हुआ है प्रॉपरली। ये देखो, एक यही वाला मॉलिक्यूल आपका कंज्यूम हुआ है। बाकी ये जो HSO4 माइनस बना था, ये तो बाद में डिप्रोटोनेशन कर ही देगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा इफेक्टिवली बस एक H2SO4 ही कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, रिवर्सिबल। ये लीजिए, बैलेंसिंग के लिए मैंने ये लिख दिया। ये ओवरऑल रिएक्शन है। ओके, अब जरा समझिएगा, यहाँ पे दूसरा स्टार लगाते हैं। अपॉन एडिशन ऑफ वाटर और डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड में कंटेंट किसका ज्यादा होता है? वाटर का या एसिड का? वाटर का, ऑफ कोर्स। तो अबव रिएक्शन goes to backward, तुरंत वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भाग जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ प्रोडक्ट में क्या है? वाटर है। अगर आप इक्विलिब्रियम में, अगर मान लीजिए आप रिवर्सिबल रिएक्शन है और आप अगर पानी डालते हो, तो जो रिएक्शन होगी ली चैटलियर प्रिंसिपल से आपकी बैकवर्ड भाग जाएगी। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। ओके, तो अगर आपने मान लीजिए कहीं भी SO3H लगा हुआ देख लीजिए और आपको उस SO3H को हटाने का मन है, तो एक काम करिए, या तो पानी फेंक दीजिए या थोड़ा सा डाइल्यूट एसिड। ठीक है, दैट इज फॉर डीसल्फोनेशन। डाइल्यूट एसिड और वाटर इज यूज्ड। मतलब कभी भी SO3H हटाना हो, पानी फेंक दो या फिर डाइल्यूट H+, भागते हुए सब हट जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए, ये है आपकी थर्ड, सल्फोनेशन बोलते हैं। रिवर्सिबल है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डीसल्फोनेशन। ठीक है, तो हमें दोनों याद रखेंगे, सल्फोनेशन भी और डीसल्फोनेशन भी। फोर्थ, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें ए, एल्काइलेशन।
फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो R प्लस होगा, कार्बोकेटाइन। ठीक है, जरा समझिएगा। अगर आपने इसमें RX डल ले लिया और साथ ही साथ में लुइस एसिड ले लिया, ठीक है, लुइस एसिड कौन से ले सकते हैं, वही हमारे भैया, कौन कौन से, AlX3, BF3, FeX3, एक्सेट्रा। आपका मन करे तो ZnX2 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप चाहो तो ROH ले सकते हो along with H प्लस और लुइस एसिड। क्यों? क्योंकि ROH की H प्लस से कैसा रिएक्शन होगी, याद है ROH की H प्लस से रिएक्शन, वही ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक करेंगे H प्लस के ऊपर, पानी निकल जाएगा, क्या जनरेट करेगा, R प्लस। तो हमें तो R प्लस जनरेट करना है ना, तो हम कहीं से भी करें, ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते हो, एल्कीन में H प्लस डाल दो, एल्कीन में H प्लस डाल दो। अच्छा, एल्कीन में जब आप H प्लस डालोगे तो क्या होगा, जरा देखना, देखना जरा, ये दिख रहा होगा H प्लस है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, पाई बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन रिच, यहाँ डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन रिच, तो डबल बॉन्ड अटैक कर देगा किसके ऊपर, H प्लस के ऊपर, और आपको क्या मिलेगा, आप न्यूट्रल हो, पॉजिटिव चार्ज बंदे से कंबाइन होने जा रहे हो, तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाओगे, नेगेटिवली चार्ज, तो ऑफ कोर्स पॉजिटिवली चार्ज। तो देखो ये भी कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया। तो इन तीनों में आप जो मन करे, या इसके अलावा आप दुनिया जहां के कोई मेथड जानते हो तो आप उनका यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आपको ये कार्बोकेटाइन जनरेट करके देंगे, और ये कार्बोकेटाइन कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस रिएक्शन, जैसे ही कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ, करना क्या है, बेंजीन से कहना है बेटा देखो वो रहा तुम्हारा दोस्त कार्बोकेटाइन या हमारा इलेक्ट्रोफाइल, जाके चिपक जाओ। तो ये लीजिए आपका आर ऐसे लग जाएगा, प्लस HX। HX सिर्फ बनेगा फॉर फर्स्ट रिएक्शन, फॉर फर्स्ट रिएक्शन इन द सेंस, फर्स्ट आप रिएक्शन ना बोल के रिएजेंट बोल सकते हो, यानी जब आप RX लोगे तो आपका HX बनेगा, वरना और कुछ ले लोगे तो प्रोडक्ट उसी के अकॉर्डिंग बन जाएगा। चलिए, मैकेनिज्म, फिर वही कहानी है, लुइस एसिड, ये रहे लोन पेयर वाले भैया, सेम, सेम, बिल्कुल सेम। टिट्टो। तो मैं जल्दी से इसको कवर करता हूँ। तो ये जो R प्लस है वो बेसिकली आपका कार्बोकेटाइन है, और ये कार्बोकेटाइन जो है वो रीअरेंज भी हो सकता है, तो इससे थोड़ा सावधान रहेंगे कि हमारा कार्बोकेटाइन जो है वो रीअरेंज भी हो सकता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल सीइंग सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ EA FCR, फ्रीडल ग्राफ रिएक्शन, ठीक है। अब फिर वही होगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फिर वही डीप्रोटोनेशन,
बाई x माइनस फ्रॉम EL x4 माइनस, ठीक है, सेम, कोई डिफरेंस नहीं। ओके, चलिए बी, एसाइलेशन। एसाइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन था? आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर प्लस, ये इसको हम एसाइलियम कैटायन बोलते हैं। ये देखिए रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, अगर आप देख पा रहे हो, ये देखो, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन है। मन में आ सकता है सर डबल बॉन्ड के ऊपर प्लस दिखाया हुआ है कि कार्बन पे स्टेबल नहीं होता है, लेकिन नहीं, ये वाला स्टेबल होगा क्योंकि ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर डोनेट करके इस कार्बोकैटायन को स्टेबल बनाता है। ठीक है, देख लेते हैं भैया मैकेनिज्म। ये रिएक्शन है, ओके। लुइस एसिड वही हमारे भैया, क्या बोलेंगे, LX3 BF3 FeX3, ओके, वही प्रोडक्ट। इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या था, ये हम लोग, ये कॉम्बिनेशन हमको क्या जनरेट करके देगा, RC डबल बॉन्ड O प्लस। तो अपने को क्या करना है, ये RC डबल बॉन्ड O प्लस को ऐसे प्यार से ले जाना है और बेंजीन में चिपका देना है, बस हो गया, बन गया प्रोडक्ट। ये लीजिए, कहीं प्लस जनरेट हो, अगल बगल बेंजीन नहीं दिखे, घबराना नहीं, सीधे चिपका देना। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल खुद से करिए। इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन खुद से करिए। सोचिए क्या मैकेनिज्म रही होगी। ओके, कैसे हुआ होगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देखिएगा। अरे वही बस, बार बार वही होता है। अब की बार आप ये बॉन्ड बड़े प्यार से तोड़ सकते हो, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये लो भैया, ठीक है, ये बन गया हमारा RCO। अगला फिर नेक्स्ट क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फिर वही डीप्रोटोनेशन, वो मैं नहीं लिख रहा भाई। ठीक, स्टार लगाइएगा और थोड़े से पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट ये लिखते हैं, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स, क्वेश्चन अक्सर इन्हीं पॉइंट्स में से आ जाता है। लिखते हैं थोड़ा सा। पहला पॉइंट है FCR। FCR का मतलब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। FCR is not given
by benzene ring attached with EWG is stronger than Cl. अगर आपके अगर आपके FCR वहां कहीं नहीं होगी जहां बेंजीन रिंग से आपका EWG लगा हो जो कि Cl से स्ट्रॉन्गर हो, ठीक है। मतलब आप ये मान लो हैलोजन से स्ट्रॉन्गर अगर लगा हुआ है, Cl क्या आप हैलोजन बोल लो, सारे ही हैलोजन ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। अगर हैलोजन से स्ट्रॉन्गर लगा हुआ है EWG तो भैया रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। मतलब कोई बोल दे बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा। कोई बोले इसका प्रोडक्ट क्या होगा, बोलो भैया कुछ नहीं, नो रिएक्शन। बेंजल्डिहाइड देगा ही नहीं रिएक्शन। बेंजल्डिहाइड के भी क्यों, आप इसकी जगह चाहो तो CHO की जगह चाहो तो COOH लगा दो, वो भी नहीं देगा। चाहो तो NO2 लगा दो, वो भी नहीं देगा। इसको ही नहीं देंगे, ये सब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। हाँ क्लोरोबेंजीन दे देगा, क्लोरोबेंजीन रिएक्शन दे देगी, लेकिन फिर उसके अलावा तुमने कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, नहीं देगा रिएक्शन, भूल जाओ, ठीक है। क्यों, क्योंकि लिख देते हैं यहाँ पे एज, ये बहुत ही डेलिकेट रिएक्शन, मतलब बहुत ही नाजुक सी, रिंग बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मतलब अगर इसके थोड़े से कोई इलेक्ट्रॉन खींच ले तो परेशान हो जाता है। किसी ने इलेक्ट्रॉन खींच ले गए, लो बेटा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हमें दे दो, एकदम इसका मूड खराब हो जाएगा, लो हमसे इलेक्ट्रॉन ले लिया, हमारा इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो रिंग रिएक्शन ही नहीं दिखाती, ठीक है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये है कि FCR is also not shown by rings connected with strong EDG। कौन है वो EDG, वो है NH2, NHR, NR2, OH। अगर आपके पास बेंजीन रिंग से इतने ऐसे लोग कनेक्टेड हैं, यानी फिनॉल हुआ या एनिलीन हुई या एनिलीन का कोई डेरिवेटिव हुआ, तो भूल जाओ भैया कोई FCR नहीं होगी। क्यों, क्योंकि होता क्या है कि थोड़ी अलग कहानी हो जाती है। अलग कहानी ये हो जाती है, जैसे आपने एनिलीन ली, आपने कहा नहीं हम रिएक्शन करवाएंगे इसकी AlX3 और RX से, तो रिएक्शन स्टार्ट कैसे होती है, X अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है, यानी RX जो है वो कैसे एक्ट करता है, एज लुईस बेस। अब ये NH2 जो है कहता है हम पागल है क्या, दुनिया हमको बेस के नाम से जानती है, हर जगह हम फेमस है कि नाइट्रोजन के कंपाउंड बेसिक होते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड बेसिक होते हैं, तो तुम RX कौन होते हो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले। तो RX से इलेक्ट्रॉन डोनेट ना होकर के इलेक्ट्रॉन किससे डोनेट होते हैं, NH2 से। यहां से डोनेशन हो जाता है, डायरेक्ट डोनेशन जो नहीं होना चाहिए था, तो आपके पास कुछ ऐसी चीज आ जाती है। अब ये रिंग जैसे ही आपने देखा नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आ गए, तो अब इस ग्रुप का -I लग जाता है बेंजीन रिंग के ऊपर, वो भी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये रिंग हो जाती है डीएक्टिवेटेड। डीएक्टिवेटेड का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट टाइप से, ठीक। तो FCR ये लोग भी नहीं देते हैं।
Acylation is rarely shown by PHOH. PHOH मतलब फिनॉल। थोड़ी बहुत फिनॉल जो है वो एसाइलेशन दिखा देता है, रेयरली, यानी बहुत पुअर यील्ड के साथ में, बहुत पुअर यील्ड के साथ में फिनॉल फिर भी थोड़ा बहुत एसाइलेशन दिखा देता है। लेकिन भूल जाओ इनके बारे में, ये लोग कुछ नहीं करते। एनिलीन या नाइट एलिन के ही बड़े भाई, ये लोग कहते हैं हम ना करेंगे रिएक्ट, सीधे मना कर देते हैं, FCR दिखाते ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार। रीअरेंज्ड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, मतलब ये गजब चीज है कि रीअरेंज प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन एल्काइलेशन। मतलब ये हुआ बेंजीन रिंग, ये इसकी रिएक्शन हमने कराई है, देखिए किससे, आर, सॉरी आर नहीं, कुछ एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, बेटर होगा। मान लीजिए इससे रिएक्शन करा दी, ठीक, ओके, और साथ ही साथ में हमने AlCl3 ले लिया, ठीक। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमें क्या जनरेट करके देगा, तुरंत ये जनरेट कर दीजिए, ठीक। क्या ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है? नहीं। क्या हम इससे स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकते हैं? बिल्कुल। कैसे? हाइड्राइड शिफ्ट करा करके। ये लो भैया, ये अब बनेगा इलेक्ट्रोफाइल आपका, ये नहीं। कार्बोकेटाइन अगर बनाना है तो रीअरेंज भी कराना है। फिर करना क्या है, बेंजीन रिंग से कहना है कि चलो भैया ये रहा इलेक्ट्रोफाइल, क्या इससे बॉन्ड बनाओगे? तो बेंजीन रिंग और ये इलेक्ट्रोफाइल बना लेते हैं आपस में बॉन्ड, और हमारे पास में कुछ ऐसी चीज आ जाती है। ओके, छाप लीजिए सर। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिखेगा दिस रीअरेंजमेंट, हम लोग के पास दिमाग बहुत है वैसे, हम लोग मतलब इंसानों के पास, दिस रीअरेंजमेंट कैन बी can be stopped by using a weaker Lewis acid such as FeX3। अगर आप FeX3 का यूज करते हो तो ये रीअरेंजमेंट जो हो रहा है इस पे काबू पाया जा सकता है। कैसे, जरा समझते हैं। देखिए, जब RX इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है FeX3 को, तो हमारे पास में कुछ ऐसी चीज आती है, ठीक है। अब पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, FeX3 किसी भी मामले में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, बल्कि यहां आयरन के पास में है वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो एक्चुअली करता क्या है आयरन, आयरन एक्स के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उसको अपने वेकेंट डी ऑर्बिटल में जगह देता है। हालांकि अगर वो उसको इलेक्ट्रॉन ना भी मिले तो भी ऐसा नहीं कि आयरन का कुछ बिगड़ जाएगा, नहीं, उसे कोई लोड नहीं है, उसे ऑक्टेट ऑक्टेट पूरा करना ही नहीं है। उसकी उसके यहाँ पे ऑक्टेट ऑक्टेट रूल चलता ही नहीं है। ये चलता है एल्यूमिनियम की दुनिया में, बोरॉन की दुनिया में, एक ऑक्टेट, लोग पगलाए रहते हैं ऑक्टेट के पीछे, इसको कोई लोड नहीं है। तो ये कहता है अच्छा ठीक है, ये बॉन्ड अगर बन भी गया तो ये इसको तोड़ना ये अलाउ नहीं करवाता है। क्यों नहीं करवाता? क्योंकि आयरन को इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चाहिए नहीं।
AlX3 थोड़ा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जीता है। AlX3 में देखो क्या होता है, AlX3 में क्या होता है, वो वो बॉन्ड बनाता है आपका किसके साथ में, RX के साथ में। और जब RX के साथ में बॉन्ड बनाएगा तो AlX3 थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स में रहता है। यार मान लो अभी तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया एल्यूमिनियम के लिए, अभी देखिए एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट है यहाँ पे, इस जगह पे जहां नेगेटिव लिखा हुआ है ये एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसको थोड़ा इनसिक्योरिटी फील होती है कि यार मान लो अगर ये साला एक्स ने कभी अपने इलेक्ट्रॉन वापस मांग लिए तब मैं क्या करूंगा। तो ये एल्यूमिनियम जो है इस एक्स को भड़काता है प्लस वाले को कि ऐसा करो पुराना वाला बॉन्ड तोड़ लो। क्यों, क्योंकि पुराना वाला बॉन्ड तोड़ने से फायदा ये होगा कि अब तुम जिंदगी में वापस नहीं जा पाओगे, उसको ऐसा फील होता है। ठीक है, लेकिन रियलिटी में देखिए क्या है कि जब एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डिमांड करता है तो वो स्ट्रांगली डिमांड करता है। क्यों, क्योंकि AlX3 स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड होगा, क्योंकि उसका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है। तो वो ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए बहुत कोशिश करेगा। तो प्रॉपर बॉन्ड क्लीवेज होता है वहां। यहाँ ऐसा कोई लोड नहीं है, मतलब यहाँ कभी भी आपका ये जनरेट ही नहीं होगा, कभी नहीं, नेवर, कभी ये जनरेट नहीं होगा। इंस्टेड होता क्या है, यहाँ आता है डेल्टा प्लस एक्स के ऊपर, और आपका जो बेंजीन रिंग है वो डायरेक्ट इस डेल्टा प्लस पे अटैक करती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, मतलब कोई रीअरेंजमेंट नहीं, कार्बोकेटाइन जनरेट ही नहीं होगा, डायरेक्ट आपका आर अटैच हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं कि लो भैया इसकी रिएक्शन करवा दो किससे, ये लीजिए सेम पिछला ही वाला, बट यहां हमने FeCl3 यूज किया है। तो पता है क्या होगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमें ये जनरेट करके देगा। ठीक है, देखो मैंने प्लस नहीं लिखा, डेल्टा प्लस लिखा है, लेकिन बेंजीनिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, बेंजीनिंग तो कहती है आओ डेल्टा प्लस तुम ही आओ, और ये दोनों आपस में क्या बनाने लग जाएंगे, बॉन्ड। ये हो गया आपका प्रोडक्ट। ओके, नोट करिए सर, इंपॉर्टेंट है भैया ये। यू कैन कंट्रोल रीअरेंजमेंट, नो डाउट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मल्टी एल्काइलेटेड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप ये रिएक्शन कराएं, तो जैसे आप ये रिएक्शन कराओगे तो इसका कॉम्बिनेशन आपको जनरेट करके देगा आर प्लस। ठीक, आर प्लस क्या करेगा, वो बेंजीनिंग में जाके अटैच हो जाएगा तो ये आपका आर बन जाएगा। ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होगा। ठीक है, लगेगा यही बनेगा, लेकिन प्रैक्टिकली देखिए जरा सोचिए, आप जब रिएक्शन करवा रहे होगे तो as soon as your benzene will start converting into this alkyl benzene, तो this ring, ये रिंग जो होगी ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी। तो ये जो आपका R प्लस जनरेट हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दिस बेंजीन रिंग, R प्लस विल प्रिफर टू दिस बेंजीन रिंग, R प्लस इस रिंग को प्रिफर करने लग जाएगा। अब क्या किया जाए भैया, तो क्या होगा कि आपको मल्टी सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। मल्टी सब्स्टिट्यूशन मतलब हो सकता है आपके पास में 2 R लग जाए, हो सकता है 2 R के बदले हो सकता है 3 R लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपकी रिंग जो है वो हो रही है ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये एक्चुअली फॉर्म होंगे।
एक्सपेक्टेड का मतलब थ्योरेटिकल, लेकिन ये प्रैक्टिकल में होगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच जो होगी जगह, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच जो होगी रिंग, वो उस और इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा जाएगा। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में बेंजीन रिंग पे पास ही जाएगा क्योंकि सिर्फ बेंजीन रिंग होगी हमारे पास, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट ऑफ एल्काइल बेंजीन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो एल्काइल बेंजीन खुद कहेगी आर प्लस से आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास। तो देखो मल्टी एल्काइलेशन हो रहा है। ठीक है, इसको नोट करिएगा। So this can be stopped by going for acylation followed by reduction। मतलब वो कहता है कि अगर आप मल्टी एल्काइलेशन नहीं चाहते हो तो कभी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराओ ही ना। आप क्या करो, आप एसाइलेशन कराओ और फॉलोड बाय रिडक्शन, उसका रिडक्शन करा दो। मतलब बेंजीन रिंग लो, RCOX डालो उसमें, और क्या डालो साथ में, AlX3 डाल दो या लुईस एसिड डाल दो। सबसे पहले ये बना लो। ठीक, अब क्या करो, जब तुम्हारा यहां दोबारा RC+O जनरेट होगा तो वो कभी यहां नहीं जाएगा, हमेशा यहां जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग है, ये EWG लगा हुआ है RCO, फिर बाद में इसका रिडक्शन करा दो, बना लो इसको। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो ये है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन और उनकी थोड़ी बहुत लिमिटेशंस। ठीक है, अगले टर्न पे हम इसके सारे क्वेश्चंस देखेंगे, अगले टर्न पे इसको भी खत्म कर देंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक और मैकेनिज्म उसी टर्न पे ही खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए बाकी की बातें हम लोग करेंगे अगले टर्न पे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।